Radio Ipsa 91.2 FM। रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मैं यानी वानी आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा शो लेकर, जिसका नाम है स्टार्टअप पे बात। और जहाँ पर भाई हम स्टार्टअप पे ही बात करते हैं और जानते हैं कि भाई इंदौर और इंदौर के आसपास की जगह से जो स्टार्टअप है वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हालचाल चल रहे हैं। तो वैसे ही आज हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड एंटरप्रेन्योर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं पीयूष नागर जी, जो कि फाउंडर है क्रेडिट समाधान के। और इसी के साथ भाई इन्होंने इतनी अर्ली स्टेज में स्टार्टअप कर लिया था कि भाई क्या ही बताऊं, मैं अभी इनके मुंह से ही सुन लेते हैं। तो पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और इंदौर वासियों को मेरा नमस्कार। तो इस इंदौर में आकर, बर्थ मेरा इंदौर में नहीं हुआ, होना चाहिए था बट नहीं हुआ। बट यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ कर भी रहा हूँ। तो मैंने अपनी शुरुआत की थी जब मैं क्लास 7th में था। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया आइस कैंडीज बेचना। ओहो तो मैं एक बॉर्न एंटरप्रेन्योर थे ऐसा? ओके। सो लाइक ऐसा था कि कुछ चीज़ें लेनी थी, फैमिली सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि कुछ लिया जा सके, और सपोर्ट करने का भी इच्छा थी कि घर को किसी भी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। तो आइस कैंडीज मैंने सेल करना शुरू किया। तो काफ़ी दूर एक मार्केट था, साइकिल से वहाँ जाया करता था, लेके आता था, उसे सेल करता था। अब उसी बीच में ये होता था कोई आके डोरबेल बजा देता था और मम्मी की नींद खराब हो जाती थी दिन में। तो मैंने सोचा यार ये तो प्रॉब्लम है, पैसा तो आ रहा है बट नींद खराब हो रही है, जो कॉम्प्रोमाइज चलेगा नहीं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फिर मैं उस दिन साइकिल उठाई और जाके उस शॉप के सामने बैठ गया जहाँ से मैं कैंडीज खरीदा करता। सो मैंने देखा कि एक बंदा साइकिल से आया, उसने वहाँ पे उसकी बहुत सारी अपना सामान आइस कैंडीज उतारी और वो चला गया। फिर मैंने देखा कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया, पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँचा। उसके घर पहुंचने के बाद उससे बात की कि यार ये बनाते कैसे हो। तो उसने मुझे बताया कि यार ये पानी है, ये मशीन है। उसके घर में, उसके परिवार में उनकी वाइफ और बच्चे बैठ के वो बना रहे थे। तो मैंने पूछा यार ये आप बनाते हो, सामान मैं ला के दे दूं तो आप मुझे बना दोगे? हाँ बना दूंगा, कितना पैसा लोगे? तो उन्होंने 5 पैसा मैं लूंगा बनाने का। मैं घर आया, मैंने कैलकुलेट किया, एक दोस्त था उसकी शॉप थी किराने की, उनके पापा से बात की कि मुझे ये सामान चाहिए, सेक्रीन चाहिए एंड एसेंस चाहिए, कलर चाहिए, पॉलीपैक्स चाहिए, कितने में मिलेंगे? तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उसका हिसाब लगाया, 5 पैसा ऐड किया, तो मुझे वो 50% प्राइस में मिल रही थी जहाँ से मैं होलसेल से खरीदता था। मैंने सामान खरीदा, उसे दिया और बोला कि यार मुझे इतना बना दो। और फिर मैंने उसी से बनवा के जहाँ जहाँ पे वो सेल करता था उन्हीं सारी शॉप्स पे जाके सेल करना स्टार्ट कर दिया। सो ये जर्नी थी कि मैंने रिटेल से शुरू किया, रिटेल से प्रोडक्शन पे चला गया और जाके होलसेल करने लग गया, जिससे मेरी दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। एक तो पैसा भी मैंने ज्यादा बनाया कम टाइम में। ये क्लास 7th की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जब लोग जो है ये नहीं पता कर पाते थे कि सोशल स्टडीज में पढ़ाई करनी है कि इसमें पढ़ाई करनी है, एंड यू गेट इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। दैट इज रियली अमेजिंग। उसके बाद की जर्नी कैसी रही सर? उसके बाद से फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे से काम, लाइक कुछ सीएस के लिए फाइनेंशियल स्टफ्स करना, कुछ सेल्स की एक्टिविटीज करना, ऐसी कुछ एक्टिविटीज करते करते क्लास 12 से निकल गया। देन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग इज मस्ट फॉर बीइंग अ स्टार्टअप ओनर। सो वो भी एक्सीडेंटल था। लाइक एडमिशन तो बीएससी में लिया था क्योंकि कैपेसिटी था नहीं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले पाएंगे, फीस पे कर पाएंगे। बट वहाँ पे एक पर्सन आए, उन्होंने कुछ गाइड किया, कुछ सजेस्ट किया कि यार मैं लोन करवा दूंगा और ऐसा वैसा एडमिशन ले लो। एंड आई गॉट द एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। आई स्टार्टेड लर्निंग देयर। सो फर्स्ट सेमेस्टर तो निकल गया। बस फर्स्ट सेमेस्टर की जैसे एग्जाम्स थी, तो क्योंकि हाउस होल्ड कोई इनकम था नहीं, तो लोन रिजेक्ट हो गया। तो एग्जाम के पहले दिन कॉलेज वालों ने आके बोला कि भाई एग्जाम तो आप नहीं दे पाओगे, आपकी फीस पे नहीं है। तो मैं जाके डीन से मिला, उनसे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करने के बाद बोला कि मुझे बस एक चांस दे दो, ये एग्जाम में बैठने दो, मैं विद इन फ्यू मंथ्स आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। अगर पैसा नहीं दे पाता हूँ तो मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में मत बैठने देना। सो ही वाज काइंड इनफ। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा जाओ एग्जाम दो, ये मैं लेटर पे लिख रहा हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, देन नेक्स्ट में अपन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। फिर मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम्स के बाद वापस आया तो मैंने
फिर फाइंड करना शुरू किया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से पैसे लाऊंगा। 40,000 रुपये फीस पे करनी है, मुझे रहना भी है, उसका भी खर्चा है, तो कैसे लाऊंगा। तो मुझे एक सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैं सेल्स कर सकता था और कमीशन पे पैसे कमा सकता था। देयर वाज नो फिक्स्ड सैलरी के कुछ मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि फिक्स मुझे करना भी नहीं था। फिक्स मिलेगा भी तो 2-5 हज़ार रुपये मिलेगा, जिससे कुछ होने वाला नहीं है, बच्चे को भी जॉब देगा नहीं। सो कमीशन पे सेल करना स्टार्ट किया और उससे पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी किया, बाइक भी ली, सब कुछ किया। इंस्पायरिंग। तो वैसे तो अभी तक तो सिर्फ ग्रेजुएशन की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है, तो स्टार्टअप की जर्नी भी हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार मैं लौटूंगी और आपसे करूंगी और भी इंटरेस्टिंग बातें। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पीयूष नागर जी, जिनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। अभी तो हम 12वीं तक ही पहुंचे हैं, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरी आने वानी के साथ। और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात। रेडियो इप्सा 91.2 FM। आपने ट्यून कर रखा है रेडियो इप्सा 91.2 FM और आप सुन रहे हैं मुझे आने वानी को। स्टार्टअप पे बात चल रहा है और हमारे साथ आज फाउंडर ऑफ क्रेडिट समाधान पीयूष नागर जी हैं और ये हमें बता रहे हैं कि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही है। ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने हमें सिर्फ ग्रेजुएशन तक की जर्नी बताई थी, वही इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी। खैर अभी मज़ेदार लग रही, तब तो संघर्ष वाली लग रही होगी पीयूष जी। लेकिन यस ऑफ कोर्स, उसके बाद आपने शुरुआत तो 7वीं क्लास से ही कर दी थी, लेकिन उसके बाद का जो एंटरप्रेन्योरशिप, एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है, वो कैसा रहा है आपका? एक बात आपने बोली संघर्ष, तो संघर्ष उस समय था, बट अब मैं मानता हूँ कि वो सारा कुछ लर्निंग था, क्योंकि आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ वो उसी वजह से कर पा रहा हूँ। सो जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग किया और साथ साथ में मैं गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहा था, प्रिपरेशन तो नहीं कर पा रहा था क्योंकि काम बहुत सारा करता था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया आईटी ऑफिसर का गवर्नमेंट बैंक में, क्लियर भी हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, आइदर मैं गवर्नमेंट जॉब को चूज़ कर लूँ या फिर अपना खुद का कुछ करूँ जी। संघर्ष बहुत सारा देखा था, झुकाव गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा था, पेरेंट्स का भी प्रेशर था, बट मैंने सोचा नहीं यार, कुछ तो अलग करना ही है, तो लेट्स डू समथिंग। तो शुरू किया अपनी जर्नी को। सबसे पहले पास आउट होते ही मैंने अपनी एक कंपनी बनाई, उसका नाम रखा सिक्स्थ सेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें मैंने एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी बनाई। और उस समय पे, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, तो इंटरनेट उतना ज़्यादा था नहीं, स्मार्टफोन्स थे नहीं, तो मार्केटिंग का एक ही ज़रिया हुआ करता था ऑनलाइन में, विच वॉज SMS। मैंने SMS मार्केटिंग कंपनी बनाया और उसे काफ़ी अच्छे से ग्रो भी किया, कुछ छोटे से समय में, 1 से 1.5 साल में, बट फिर कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण मुझे उसको शट डाउन करना पड़ा। तो मैंने अपनी कंपनी को टर्न कर लिया IT सर्विस कंपनी में। और सोचा कि चलो लोगों की मदद करते हैं। मुझे प्रॉब्लम आई वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाने में, तो लोगों की मदद करेंगे। तो मैंने इंडिया में काम करना शुरू किया, फिर लगा कि नहीं यार, पैसा बनेगा इंटरनेशनल। तो मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करना चालू किया और ओवर द ग्लोब अराउंड 37 डिफरेंट कंट्रीज़ में 4000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को मैंने सर्व किया। फिर लगा कि गवर्नमेंट के लिए भी काम करना चाहिए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करना स्टार्ट किया। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयरपोर्ट्स, TISS एंड ऑल, इन सब के लिए करीब 50 से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, कंसल्टिंग किया, एप्लीकेशन बनाए, IoT सॉल्यूशंस बनाए। और इसी जर्नी में मैं स्टार्टअप्स को भी मदद कर रहा था। एक फिनटेक स्टार्टअप मेरे पास आया जिनको मैं मेंटोर कर रहा था, गाइड कर रहा था, और उसी के साथ में मैंने उसमें कुछ स्टेक भी लिया कि इन लोगों को और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाऊँ। मैंने उनका डेटा स्टडी करना शुरू किया। सो वो प्रोवाइड करते थे लोन्स, और वो प्रोवाइड करते थे रूरल भारत में। तो वो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी थी, महाराष्ट्र में वो लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो एक बहुत लाइक डरावना डेटा मेरे सामने आया। इंटरेस्टिंग अगर बिजनेस टर्म में बोलें, बट एज ए इंडिविजुअल बोलें तो डरावना डेटा कि 1 लाख लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे हर 3 महीने में, बट उसमें से 99,300 लोगों का लोन नहीं हो रहा था। सिर्फ 700 लोगों का लोन हो रहा था, और वो भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया उस डेटा को। तब बहुत सारे फैक्ट सामने आए कि यार ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये क्रेडिट स्कोर के कारण हो रही है। लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। फिर लोगों से बात करना शुरू किया, तो लोगों को क्रेडिट स्कोर के बारे में पता नहीं है। और स्टडी किया तो पता चला कि इसके कारण से कुछ
जो लोग अच्छे नहीं हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ पे अच्छे बैंक 10-12% में लोन दे सकते हैं, वहीं पे ये जो बुरे लोग हैं ये 36%, 48% पे लोन दे रहे हैं। 36%? वो भी फिक्स्ड, रिड्यूसिंग नहीं, जिसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो करीब 84% हो जाता है। माय गॉड। अब अगर एक किसान है जिसने 84% पे लोन ले लिया है तो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? वेरी ट्रू। दैट स्ट्राइक माई माइंड कि यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया कि सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं, तो पता चला कि इंडिया में जितने सुसाइड्स होते हैं 70% फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण होते हैं, और उनमें से भी 70% होते हैं डेट ट्रैप के कारण। गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए बैंक्स बनाए थे जब साहूकार से ये समस्या होती थी, बट उसमें भी लूप होल्स निकल के अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें होने के बाद भी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब मुझे सब कुछ छोड़ के इस मिशन पे काम करना चाहिए। ग्रेट। फिर मैंने क्रेडिट समाधान बनाया अपने को फाउंडर के साथ में मिलके, जिनके लिए मैं पहले काम कर रहा था। उनको बोला कि आप ये लोन देना बंद करो, कंपनी बंद करो, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। पैसा बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो बात की बात है, बट इंटरनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा आएगा, एक लाइफ का पर्पस मिलेगा कि हाँ हम एक्चुअल में क्यों जी रहे हैं। ट्रू, वेरी ट्रू एंड वेरी इंस्पायरिंग। मतलब मुझे गूज़बम्स आ गए, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या पूछूं आगे। खैर, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, सोच लेती हूँ थोड़ा सा क्या पूछने का है। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और करेंगे और भी बातें पीयूष नागर जी से। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरे आने वानी के साथ। और शो का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, शो का नाम है स्टार्टअप पे बात। रेडियो इप्सा 91.2 FM। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मैं हूँ वानी और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात। हमारे साथ एक जाने माने एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं आज, पीयूष नागर जी, और जो हमें बता रहे हैं कि कितनी अमेजिंग सी जर्नी रही है। ब्रेक पे जाने से पहले पीयूष जी ने हमें जब उनकी जर्नी बताई तो मैं तो उसी में खो गई थी और मेरे पास सवाल नहीं आ रहे थे दिमाग में, तो इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था। लेकिन पीयूष जी, अब मेरे पास फिर से सवालों का भंडार आ गया है। और आपने जैसे क्रेडिट की बात करी, क्रेडिट स्कोर की बात करी, तो ये जो क्रेडिट स्कोर है उसको कैसे ठीक मतलब रखा जा सकता है, या आप कुछ इसी से रिलेटेड कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट ऑन टाइम करना है हमेशा। क्योंकि देखिए, अगर आप लोन ले चुके हैं, क्रेडिट ले चुके हैं, तो उस पर मेरे जो सजेशंस आएंगे वो मैं ऑब्वियसली दूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो लेना है वो कैसे लेना है। बट अभी जो आपने लिए हुए हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे भी करके ऑन टाइम पे करना है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी होती है वो क्रेडिट लिमिट का यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, तो आपको उसका एक थ्रेशोल्ड बनाना है कि जितना मुझे करना है। अगर मैं लॉजिकली बात करूंगा तो 30% से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आपका जितना ओवरऑल क्रेडिट लिमिट है 30% से ऊपर उसको कभी क्रॉस नहीं करना है, अदरवाइज ये क्रेडिट ब्यूरोज में नेगेटिवली फ्लैग करता है। ओके। दूसरी चीज़ होती है कि आप जो लोन्स ले रहे हैं उनका प्रपोर्शन ठीक होना चाहिए। आपके सारे लोन्स अगर सिक्योर्ड होंगे तो भी सही नहीं है, सारे अनसिक्योर्ड होंगे तो भी सही नहीं है। ओके। मिक्स्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड भी सिर्फ एक टाइप का नहीं होना चाहिए। आपकी चीजें ऐसे दिखना चाहिए कि आपको उसका समझते हैं, आप फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल बिहेवियर है। ओके। तो आपका क्रेडिट स्कोर बेटर हो सकता है। ओके। अब बात करते हैं कि लोन लेने से पहले या क्रेडिट कार्ड लेने से पहले या कोई भी क्रेडिट बिहेवियर से पहले आपको क्या करना चाहिए। जीवन में जब भी हमको कोई काम करना होता है, हमको कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमको स्कूल में एडमिशन लेना है, लाइक कोई रिलेशनशिप में जाना है, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या लोन लेते हैं। उससे पहले उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम सवाल पूछते हैं। यस, राइट। ये स्कूल कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, यहाँ के टीचर कैसे हैं, यहाँ से निकलने के बाद एडमिशन कहाँ पे होगा, और उसकी हम पूरी लाइफ की जर्नी देखते हैं जी। बट अक्सर लोग ये लोन लेते समय नहीं करते। ये लोन कैसा है, जिस कंपनी से मैं ले रहा हूँ वो कंपनी कैसी है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कुछ एडिशनल चार्जेस रेडियो इप्सा 91.2 FM है या नहीं है, ये रिड्यूसिंग है या फिक्स्ड है। तो हमको सवाल पूछना है जी। हम सवाल नहीं पूछेंगे तो ट्रैप में फंस जाएंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। अक्सर कॉल आते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, तो मैं बात करता हूँ। जितने भी लोगों के लिए लोन के लिए बात होते हैं, मुझे लोन नहीं लेना है तो भी मैं बात करता हूँ।
समझने के लिए कि हाउ दे पीपल आर मेकिंग फूल टू द अदर पीपल, यस, राइट। सो आपके पास कॉल होता है किसी XYZ फाइनेंस कंपनी से, वो आपको बोलते हैं कि सर आपके लिए लोन अप्रूव है और आपको 4 लाख रुपए का लोन मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो मैं सवाल पूछता हूँ कितना है, तो जवाब देते हैं सर 18%। तो पर्सनल लोन 18% इतना महंगा, तो सर ये गाइडलाइन है, 15% तो गवर्नमेंट का है और 3% हम लोगों का होता है, इस हिसाब से 18% सर ये जस्टिफाइड है और कोई देता ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरा सवाल है उनसे कि ये फिक्स्ड है या रिड्यूसिंग है? तो बोलते हैं सर ये फिक्स्ड है, राइट। अभी आपने अगर पूछा नहीं, अब ट्रैप में वो फंस जाते हैं। अब मैंने पूछा तो बोले सर ये फिक्स्ड है। मैंने पूछा ये फिक्स्ड है तो मुझे कितना पड़ेगा अगर मैं 5 साल के लिए लेता हूँ? बोले सर ये 37% पड़ेगा। ओ बाप रे, राइट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सो अब आप बताइए इस पे प्रोसेसिंग फीस कितनी है? तो उधर से जवाब आता है सर 4%। सो जस्ट ऐड 30%, 37 प्लस 4, हाउ मच इट इज? 41%, राइट। मतलब ठीक है, ये तो 41% पड़ रहा है यार मुझे। हाँ सर ये कम्पिटिटिव है, आप इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलेगा, हम ही दे रहे हैं, आपका लो प्रोफाइल है, क्रेडिट स्कोर भी उतना अच्छा नहीं है, और हम लोग सर एक्सटेंडेड लिमिट दे रहे हैं। अभी आपकी जो इनकम प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग 2 लाख मिल सकता है, हम 4 दे रहे हैं इसलिए हम इतना चार्ज करें। ठीक है, तो आपका जो EMI होगा वो कितना होगा? तो मुझे कैलकुलेट करके एक X नंबर देगा। अब उस X नंबर पे मैं जब पूछूंगा, यार मैं तो कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर में, एप्लीकेशंस बहुत सारी अवेलेबल है, सिस्टम है, मैंने कैलकुलेट किया, ये आपकी EMI 1000 रुपए ज्यादा क्यों आ रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं आ रही। सर उसमें GST एडेड है। अच्छा, GST कितना है भाई? 18%, राइट। यस। सो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 1.8% हो गया मेरे पूरे फिगर का। अब मैं इसको ऐड करूं तो 37 प्लस 4 41 प्लस 18 80, राइट, 1.8, so it's 43.8. that is the final cost I am getting for my fund. ओके। EMI बाउंस हो जाता है, तो EMI बाउंस के चार्जेस जो होते हैं वो 2000 से 4000 रुपए के बीच में होते हैं। उसी के साथ में आपका जो इंटरेस्ट है वो डबल हो जाता है। तो आपका जो लोन पे इंटरेस्ट चल रहा है वो तो चलता ही है, साथ में आपके ऊपर एडिशनल पेनल्टी इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। और आपकी ये जो फीस होती है ये भी कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसके बाद उलझ जाते हैं। माय गॉड। आप नेक्स्ट EMI भी पे करते हैं तो भी जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट उस टाइम पे जनरेट हुआ है, क्योंकि आप EMI उतनी ही पे कर देते हैं जितनी हर महीने पे करना है। आपने 15 दिन बाद EMI पे की, उसके बाद की रेगुलर कर दी, बट ये 15 दिन का जो बीच में गैप रह गया है जी, ये कंटिन्यूअस ओवरड्यू होता है और ये इंटरेस्ट को कंपाउंड कर देता है। माय गॉड। और जो आपका 41.8% इंटरेस्ट था वो जाके 48% तक पहुंच जाता है। बाप रे, ओ माय गॉड। मतलब इट इज अ ट्रैप, फुल इट्स अ कंप्लीट ट्रैप। कुछ NBFCs ऐसी हैं जो इंटेंशनली लोगों का सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर खराब रखती है, ताकि वो उन्हीं के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि जिस दिन किसी इंसान का क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है तो वो अच्छे लोगों के पास चले जाते हैं, अच्छे बैंक्स के पास चले जाते हैं जिनका परसेंटेज बहुत हाई है। आज अगर हम बात करें तो देश में ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, बट कुछ लोग खराब हैं। जैसे समाज में भी होता है, कुछ लोग खराब होते हैं बट वो चीज़ों को खराब रखते हैं ताकि वो जिंदा रह पाए। उसी तरीके से हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी अच्छी बैंक्स हैं, बहुत सारी अच्छी NBFCs हैं, बट कुछ गिनती की जो अच्छी NBFCs नहीं है, जो बुरी हैं, वो लोगों को उस ट्रैप में बना के रखती है, जो इवेंचुअली अगर हम एक बहुत बुरे नोट पे बात करें तो सुसाइड्स तक लोगों को धकेल देती है। माय गॉड, मतलब बहुत ही एक ट्रैप की तरह ये, मतलब है ना, आप अगर फंस गए तो फंस ही गए। और लोन तो लोग आजकल, आपको मेरे ख्याल से दिन में 4-5 कॉल तो आ ही जाते होंगे। बिल्कुल, मुझे भी आते हैं और आपको भी आते ही होंगे, मेरे ख्याल से 4-5 कॉल तो आ जाते हैं दिन में। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है और क्या क्या करना है वो भी जानेंगे अभी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार और भी बात करेंगे पीयूष नागर जी से। तब तक बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरी आने वाली के साथ, और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात। रेडियो इप्सा 91.2 FM। रेडियो इप्सा 91.2 FM सुन रहे हैं आप मेरे आने वाली के साथ, और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात। और हमारे साथ आज पीयूष नागर जी है, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। वैसे तो जर्नी इंस्पायरिंग है, उसके बाद इनका जो भी इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की है वो भी इंस्पायरिंग है, जो इनोवेटिव चीज़ें लेकर आए हैं वो भी इंस्पायरिंग है, और मेरे ख्याल से एक ऑरा भी आपका इंस्पायरिंग है। तो बहुत अच्छा लग रहा है पीयूष जी आपसे बात करके मुझे।
और मेरे ख्याल से मेरे लिसनर्स को भी मज़ा आ रहा होगा। ब्रेक पे जाने से पहले एक टर्म इस्तेमाल की थी आपने, जेनजीज। तो अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं कि जैसे जेनजीज जो है आपने देखा है आजकल एक अलग उसमें रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ अच्छी लग रही है आज, वो आज की आज ही खरीद लो, भले से उसको EMI पे चला दो या छोटे छोटे उसमें आप पे कर दो। मतलब यहाँ तक क्लोथ्स भी जो है वो EMI पे ले लेते हैं। तो ये जो समस्या, मतलब ये क्या है, मतलब क्या वो सही कर रहे हैं या ये ट्रैप है ये भी? सो एक शब्द हम अक्सर सुनते भी आ रहे हैं और होता भी है, दो धारी तलवार। जी। तो मैं ये दो धारी तलवार से शुरू करूंगा। तो अभी हम एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, BNPL, और हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। आपको ट्रिमर भी खरीदना है तो वो भी अवेलेबल है, आपको स्नीकर खरीदना है तो भी अवेलेबल है। अब ये दो धारी तलवार है। अगर आप इसे बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके यूज करते हैं तो आप इससे कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं। जी। कि भाई ठीक है, मेरा कैश फ्लो है पूरे महीने का, तो अक्सर होता है कि मंथ एंड में आपके पास पैसा खत्म हो जाता है, बट यू नो कि यार नेक्स्ट मंथ आने वाला है और अभी कुछ ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पे BNPL यूज कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है विदाउट एनी इंटरेस्ट और समथिंग, या आपको कुछ इंटरेस्ट लग भी रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये जस्टिफाइड है या नहीं है। जी। बट जेनजी के साथ जो एक चीज है वो है कन्वीनियंस और एक्सपीरियंस। जेनजी फोकस ही करता है कन्वीनियंस पे और एक्सपीरियंस पे, कि मुझे कहाँ पे कन्वीनियंस मिल रहा है, मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और BNPL ने दोनों चीजों को करेक्ट कर दिया। जी। हायर लेवल ऑफ कन्वीनियंस, या पैसा निकालना नहीं, कार्ड पॉकेट से निकालना नहीं, QR स्कैन करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, लेट्स डन। तो एक्सट्रीमली सीमलेस। तो ये एक क्रैक हो गया। दूसरा, कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस एकदम फ्लॉलेस हो गया, और आप डिसीजन इमीडिएट ले लेते हैं। और वैसे भी हमारी जो जनरेशन है 5 सेकंड वाली है जी, कि उनको तो कुछ पसंद नहीं आता, स्वाइप कर देना है। तो 3 सेकंड, 5 ज़्यादा बोल रहे हैं आप। 3 अगर रील में 3 सेकंड, ये एनालिटिकल डेटा है। रेडियो इप्सा 91.2 FM। वो 3 सेकंड को BNPL ने पकड़ लिया जी, और उन्होंने ये कर दिया कि 3 सेकंड में वो डिसीजन लेके और बटन प्रेस कर देगा और सामान खरीद लेगा। ओके। इम्पल्स बाइंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये जो इम्पल्स बाइंग हो रही है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप अपने आप में सेल्फ में इतना कंट्रोल ले आते हैं कि आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप बच जाएंगे और आप उसको वाइजली यूज कर लेंगे जी। और अगर आप उस इम्पल्स बाइंग में चले गए और आपने वैसे खरीदना शुरू कर दिया, तो आप डेट ट्रैप में चले गए। ओके। और अगर आप अर्ली लाइफ में डेट ट्रैप में चले गए, तो आपका पूरा फ्यूचर खत्म है। यस। जिस तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है कि किसी ने अगर एक बार कोई क्राइम कर दिया तो लाइफ टाइम दिखता है, आपको वीजा में प्रॉब्लम आती है, आपको जॉब में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सिमिलरली अगर आपने आज कुछ गलती कर दी, जब आप चीज़ों को नहीं समझते, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी जी। क्योंकि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो क्रेडिट ब्यूरोज के पास उसका एक हिस्ट्री बन रहा है, उससे आपका पूरा का पूरा ट्रैक डेटा। हाँ, सही है। तो हो सकता है कि आप आज कॉलेज में आपको स्नीकर्स पसंद आए, आपने वो स्नीकर्स BNPL से खरीद लिए, अगले महीने पॉकेट मनी आई नहीं, या आई तो आपने पार्टी में खर्च कर दिया और आप पे नहीं कर पाए जी, बट वो आपके क्रेडिट स्कोर पे चला गया। 8 साल बाद, 10 साल बाद आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया, आपने स्टार्टअप अच्छा कर लिया, आइडिया बहुत अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा दिमाग लगा लिया, अब आप फंडिंग के लिए गए। इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड है, फंड करना चाहता है, बट जैसे ही वो ड्यू डिलिजेंस करता है, तो आपका क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट सामने आता है और उसमें दिखता है कि यार ये बच्चा तो समझता ही नहीं है फाइनेंस क्या है। माय गॉड, इट इज अ ट्रैप। हाँ, मतलब जैसे जैसे अंदर अंदर घुसते जा रहे हैं तो वो ऐसा वेब में जैसे फंस जाते हैं, वैसा हो गया। वैसा ही है। तो आप वहां जाके फिनिश हो जाओगे। तो आपकी जो आज की एक्सपीरियंस और कन्वीनियंस की डिमांड है, जो आज की इम्पल्स बाइंग है, वो आपके बड़े ड्रीम्स, बड़े गोल्स को खत्म करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जितने भी जेनजीज मुझे सुन रहे हैं, वो प्लीज ये ध्यान रखें कि आपको इम्पल्स बाइंग जो है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। मुझे पता है कि चीज़ें रहती है, डिज़ायर्स रहती है आपकी, बहुत सारी चीज़ें आपने प्लान की रहती है, लेकिन उसको और भी फाइनेंशियली प्लान करेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें और सॉर्टेड हो सकती है। और भी सवालों के जवाब जानेंगे ब्रेक के उस पार पीयूष नागर जी से। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर। शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात।
Radio Ipsa 91.2 FM. रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मैं हूं वानी। शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात, और भाई स्टार्टअप पे ही बात कर रहे हैं हम लोग। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है, पीयूष नागर जी जुड़े हैं आज, जो कि फाउंडर है क्रेडिट समाधान के। और इसी के साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें गाइड भी करी है कि भाई आपको किसी भी तरह के डेट ट्रैप में बचना चाहिए, और किसी भी तरीके के इसमें जाल में फंसने से पहले ये पॉइंट्स जो है वो सोचना चाहिए। तो पीयूष जी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, पर जैसे कि आपको पता ही है कि हर जगह पर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक अलग नई चीज़ आ गई है, और हर जगह पर आप उसे पाएंगे। मतलब आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाइए, आप बच नहीं सकते हैं उससे। तो अगर मैं किसी स्टार्टअप की बात करूं या फिर मैं किसी बिजनेस की भी बात करूं, तो उसके लिए एआई कितना ज़रूरी है, और इसमें किस तरीके से वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने एक बात बोली कि इससे बच कैसे सकते हैं। बचने जी। की जरूरत ही नहीं है जी। क्योंकि बचने के लिए है नहीं, वो आपके फायदे के लिए बना है। जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो हमेशा होती है आपके फायदे के लिए, बट वो फायदे के लिए तब होती है जब आप उसे समझदारी से यूज करें। जी। अगर आप उसे समझदारी से यूज नहीं करते हैं तो वो आपको यूज करने लगती है। बिल्कुल जिस सही। दिन टेक्नोलॉजी आपको यूज करने लगती है उस दिन से समस्या होना शुरू होती है। तो एआई अभी सभी जगह पे आ गया है। हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें या स्टार्टअप में भी बात करें, तो आज हम लोग स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप की डायरेक्शन में हम एआई को समझते हैं। एआई बहुत अच्छा है। आज कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एक सिंगल फाउंडर है और उसकी पूरी टीम ही एआई है, राइट, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं। जी। सारा काम एआई कर देती। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मुझे एक आर्टिस्ट चाहिए तो एआई आर्टिस्ट बाय कर लिया। मुझे ऑडियो की ज़रूरत है, मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, मार्केटिंग की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए एआई एम्प्लॉइज। तो उसकी कंपनी में कोई दूसरा एम्प्लॉय फिजिकल एम्प्लॉय नहीं है, वो ऑल आर एआई। जी। राइट। तो उसको आप यूज़ किस तरीके से करते हो, तो हमको एआई को समझने की ज़रूरत है कि वो कर क्या रहा है। एआई सबसे पहले ये कर रहा है कि आपकी जो भी बहुत नॉन कॉम्प्लेक्स टास्क है, रिपीटेटिव टास्क है, वो करना आपके लिए आसान कर दे रहा है। जी। आप भी अपने लाइफ में यही कर सकते हैं, आप अपने स्टार्टअप में यही कर सकते हैं कि जो रिपीटेटिव टास्क हैं उनको आप ऑटोमेट करते हैं। कि आप कैसे उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। वो कस्टमर सपोर्ट हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है। स्पेसिफिकली मैं फिनटेक से हूँ तो फिनटेक की बात करूँ तो अंडर राइटिंग हो सकती है, प्रोफाइलिंग हो सकती है, स्कोर रेटिंग्स हो सकती हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट समाधान में हम लोगों ने किया कि हम एनालिसिस को हम लोगों ने ऑटोमेट कर दिया। ओके। कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं क्रेडिट स्कोर की, वो कई बार 100 पेज की होती है, 200 पेज की होती है, उससे ज़्यादा भी होती है। तो हम उन चीज़ों को ऑटोमेट करके प्रोसेस कर लेते हैं। तो जहाँ पे मेरे एक एनालिस्ट को 3 घंटे का समय लगता था, वो 3 मिनट में हो जाता है। बिल्कुल। तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप इससे कॉस्ट एफिशिएंट हो जाते हैं और स्केल कर पाते हैं। क्योंकि आपके पास जब टेक्नोलॉजी होगी, ह्यूमन डिपेंडेंसीज कम होंगी रिपीटेटिव टास्क के लिए, तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्केल कर पाएंगे। ओके। तो जब आपने इतनी बातें बता ही दी है, तो हमें कुछ एआई टूल अगर आप रिकमेंड कर सके हमारे जितने भी स्टार्टअप है या बिजनेस ओनर है उनके लिए, अगर कोई एआई टूल आप सजेस्ट करना चाहें तो। देखिए, स्टार्टअप के लिए जब एआई टूल्स की बात आती है तो हमें ये समझना चाहिए कि कुछ बड़े टूल्स हैं जो हमारे सामने हैं, कि चैट जीपीटी को यूज़ किया जा सकता है, हबस्पॉट को यूज़ किया जा सकता है, अगला है। हमने अभी दूसरी साइड नहीं देखी जी। कि बहुत सारे बिजनेसेस एआई हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है एक लेवल के बाद में। जी। क्योंकि वहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज हो। तो आपको ये समझना है कि आपका बिजनेस जिस स्पेसिफिक नीश में काम कर रहा है, आप जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको उस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन है उस छोटे मॉडल की जरूरत है। आपको चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है, जो अगर आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो आपको बहुत सारे जीपीयूज लगने वाले हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है जी। है ना। अल्टीमेटली वो एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। तो एक आपको तो कॉस्ट है ही, इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो आपको बहुत सारे जीपीयूज लगने वाले हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है जी। है ना। अल्टीमेटली वो एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। तो एक आपको तो कॉस्ट है ही, आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसके लिए कॉस्ट पे करेगी जी। तो आपको स्मॉलर मॉडल्स देखने हैं, या आप खुद बनवा सकते हैं, या स्मॉल मॉडल्स के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आप सर्च करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी, जिनसे आप चूज कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल है। आपकी कॉस्ट भी कम होगी, एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट होगा वो भी कम होगा।
तो ये चीज आप Okay. समझें, उसके बाद डिसाइड करें। ओके, तो एआई को इस्तेमाल करना है तो स्मार्टली इस्तेमाल करना है, मतलब आपको पहले इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, बनना ही आर्टिफिशियल पड़ेगा। बनने से पहले। जीवन में हर जगह ये जरूरी है। जी। आप लोन ले रहे हो तो भी आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी है। लोन आपके लिए बहुत अच्छा है, हम्म, बहुत जरूरी है, हम्म, पर तब जब आप उसे समझते हैं। समझते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपके सामने वाला आपको ज्यादा समझ गया तो वो आपको दबा देगा। बिल्कुल सेम सही। एआई में भी आप अगर उसे समझोगे तो बहुत अच्छा होगा। जिस दिन उसने आपको समझ लिया कि आप कुछ नहीं समझते हो तो सब वैनिश हो जाएगा। खैर, बहुत सारे डीप इंसाइट्स दिए हैं पीयूष जी ने, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर फिर से लौटेंगे और करेंगे और भी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मेरे आने वानी के साथ, और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात। Radio Ipsa 91.2 FM. रेडियो इप्सा 91.2 एफएम सुन रहे हैं आप, और मुझे भी सुन रहे हैं, मतलब कि वानी को सुन रहे हैं, और आपके लिए स्टार्टअप पे बात लेकर आ गई हूँ मैं। और जब तक हम स्टार्टअप पे बात जब लाए हैं तब तक एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली है। वैसे ही आज हम बात कर रहे हैं पीयूष नागर जी से, जो हमें क्रेडिट के बारे में बता रहे हैं, क्रेडिट स्कोर के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारी लाइफ लर्निंग्स के बारे में भी बता रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने हमें एआई के बारे में भी बताया है। तो जैसे पीयूष जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले एआई के बारे में बात की, तो हर कोई अभी बात कर रहा है। वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन फिर भी हर कोई बात कर रहा है कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, या जॉब्स नहीं रहेंगी, या बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जो हर जनरेशन को, जो लोग अपनी अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके दिमाग में सवाल है कि हमें जॉब कैसे मिलेगी अगर वो एआई से कनेक्टेड नहीं है, या फिर ये सारी जॉब्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप क्या सोचते हैं कि एआई के आने से क्या सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएगी? चलिए मैं थोड़ी सी टेबल को टर्न कर देता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी, ठीक है। सो आप बताइए, 20 साल पहले बैंक्स में कितने एम्प्लॉयज थे? आज जितने हैं हाँ। उससे कम थे या नहीं, ज़्यादा कम ही थे, मतलब कम कंपैरेटिवली। आज ज्यादा है। जी, 20 साल पहले बैंक्स में सारी चीजें पेपर पे होती थी, Yes. कंप्यूटर्स पे नहीं होती थी। कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने ऑब्जेक्शंस लिए कि यार ये कंप्यूटर आ रहा है, सब कुछ खा जाएगा, जॉब खा जाएगा, और सारे बैंक वाले हड़ताल पे बैठ गए थे। जी, राइट, कुछ दिनों तक बैंक्स बंद रहे थे। इवेंचुअली फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स यूज होना स्टार्ट हुए। आज कोई भी ऑफिस, कोई भी बिना बैंक, कंप्यूटर। कोई भी इंस्टीट्यूशन हम बिना कंप्यूटर के इमेजिन ही नहीं कर सकते। ट्रू। तो क्या हुआ? लोग इवॉल्व हुए, हम्म, लोगों ने कंप्यूटर सीखना शुरू किया, जी, और आज हमारी जो जनरेशन है, हर व्यक्ति कंप्यूटर जानता है, जी, वो किसी भी एज में हो, और उस कंप्यूटर पे काम कर रहा है। सही इसी तरीके से एआई भी आया है, जो एक डिसरप्शन लेके आया है। जी, ये आपको हटाने के लिए नहीं है, ये आपको ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, या आलसी बनाने के लिए। दोनों बातें हो सकती है। जी, बट हाँ, काम ज्यादा होगा। पहले एक एम्प्लॉय का ही काम करता था, कंप्यूटर आने के बाद एक एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय का काम जी। करता था। एआई आने के बाद एक एम्प्लॉय 100 लोगों का काम करेगा। ओके, राइट, तो अब सस्टेन कौन करेगा, सर्वाइव कौन करेगा, ग्रो कौन करेगा? जो एआई को समझे। जी, तो हमें ये समझने की जरूरत है, एज ए इंस्टीट्यूशन बात करें कि हम अपने बच्चों को कैसे इतना एनेबल कर सकते हैं कि वो इस एआई को सीख जाए, उसे वाइजली यूज करना सीख जाए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें, कॉम्पीट करें और एक अच्छी पोजीशन हासिल कर लें। ओके, एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो उसे सोचना चाहिए कि मैं एआई को कैसे सीख लूं। मैं जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ वहां पे मैं सारे काम को एआई की मदद से कैसे फास्ट कर सकता हूँ। क्योंकि आज इंटरव्यूज में जो कंपैरिजन होंगे वो दो इंसानों में होंगे कि यार ये कैसे काम कर सकता है, ये कैसे काम कर सकता है। कल से जो इंटरव्यूज होंगे वो ऐसे होंगे यार ये बंदा एआई से कितना काम करवा सकता है और ये कितना करवा सकता है। सही है। तो जो एआई से ज्यादा काम करवा पाएगा, अच्छा काम करवा पाएगा, उसे जॉब मिलेगी। ओके, राइट, तो अब आपको ये सीखना है कि आपको काम करवाना क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। वंडरफुल, मतलब थॉट प्रोसेस क्लियर कर दिया आपने। और सिंपल एक चीज स्टार्टअप्स के लिए भी है, उन्हें भी देखने की जरूरत है कि कहाँ पे वो एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं उनकी स्केलेबिलिटी के लिए। क्योंकि स्टार्टअप का मतलब ही होता है कि उसको स्केल करना। कई लोग बहुत नॉर्मल सा कुछ बिजनेस करते हैं बट बोलते हैं कि स्टार्टअप मैंने कर लिया, तो स्टार्टअप होता नहीं। स्टार्टअप मीन्स आप कुछ बहुत बड़ा स्केल करने वाले, जिसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप अगर एक छोटी सी किराने की शॉप खोल रहे हो तो आप उसे स्टार्टअप नहीं बोल सकते।
सही है। बट अगर डीमार्ट ने अपनी पहली किराने की शॉप खोली थी तो उसने स्टार्टअप बोला था, क्योंकि पहले ही दिन से कागज पे प्लान था कि मुझे 1000 शॉप खोलनी है जी। और पहली शॉप के ऑपरेशंस भी वैसे ही थे और उसको उसी तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया। तो वैसे अगर आपका स्टार्टअप है, आप उसको स्केल करने वाले हैं, तो उस स्केलेबिलिटी के फैक्टर में आपको एआई लाना जरूरी है, अदरवाइज आप फ्यूचर में उसको स्केल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पीयूष जी आखिर में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अभी हम कर रहे हैं स्टार्टअप की बात, तो एक ही मैसेज दूंगा मैं स्टार्टअप्स को, और वैसे आप उसको पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी वही चीज़ें होती है, प्रोफेशन में भी वही होती है, स्टार्टअप में भी वही होती है। जो भी आपका कस्टमर है, मीन्स सामने वाली पार्टी, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो, जी जान से वो कर दो। आपको सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही, यही एक मैसेज, वेरी मोटिवेटिंग मैसेज, बहुत ही मेरी भी इच्छा होगी कि स्टार्टअप कर लेना चाहिए कुछ ना कुछ। एनीवेज, इस तरह की और भी बातें हम लोग लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल पीयूष जी को थैंक यू बोलते थे। थैंक यू सो मच पीयूष जी, आप यहाँ पे आए, आपने इतना सारा नॉलेज दिया, इंसाइट्स दिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया और एक लाइफ लर्निंग जो है वो आपसे सीखने को मिली हमें। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम हियर। थैंक यू सो मच। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग बातें मैं लेकर आती रहूंगी स्टार्टअप पे बात में। तब तक आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मेरी आने वाली के साथ, और शो का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, शो का नाम है स्टार्टअप पे बात। रेडियो इप्सा 91.2 FM।